हेलो क्लास। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो की मीनिंग जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा हम एक बार यहाँ बता दें। कैश फ्लो की जब हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, जैसे कैश। कैश क्या होता है? कैश इन हैंड एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, या कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। दूसरी चीज़ फ़्लो की जब हम बात करते हैं तो फ़्लो हमने बताया था, इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ होता है। जब भी हम कैश रिसीव करते हैं तो हम कैश इनफ्लो कहते हैं, और जब भी हम कैश पे करते हैं तो हम कैश आउटफ्लो कहते हैं। अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हो जाता है अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब जब कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की बात होती है तो किसी भी बिजनेस में बेसिकली 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं या रेवेन्यू जनरेशन से रिलेटेड होती हैं उनको हम बिजनेस एक्टिविटीज़ कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे हम आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि एसेट्स के एक्विजिशन एंड डिस्पोजल से रिलेटेड होती हैं। अब एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप एसेट्स को परचेज कर रहे हैं या अक्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कैश का आउटफ्लो हो रहा है। आपने जब भी एसेट्स परचेज़ किया तो आपके पास से कैश गया। और वहीं जब हम डिस्पोज़ल की बात करते हैं, डिस्पोज़ल का मतलब होता है कैश का, कि आपने कोई एसेट्स को सेल ऑफ करा है तो वहाँ पे हमारे कैश का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई। बेसिकली जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ही हो जाता है आपका एसेट्स के सेल और परचेज से। फिर हम आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चेंज इन कंपोजिशन ऑफ change in size and composition of owners fund as well as borrowings और debt। तो जो भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक के लिए या डिबेंचर्स इशू कर रही है तो वहाँ पे क्या होता है, कैश का इनफ्लो होता है। वहीं अगर वो रिडेम्पशन कर रही है अपने प्रेफरेंस शेयर्स का, अपने डिबेंचर्स का, या लॉन्ग टर्म लोन्स का रीपेमेंट कर रही है तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाता है। क्लियर है? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देखते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और अंडर अ रिपोर्ट। अब कैश इनफ्लो में क्या क्या चीज़ें हैं? कैश सेल्स, कैश रिसीव अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, मतलब आपको डेटर्स ने पेमेंट करा या आपके बिल्स रिसीवेबल क्लियर हो गए। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, cash received from sale of investment, cash received from sale of fixed assets, CR from sale of securities, cash received from sale of a security, loan advance received, proceed from issue of shares, preference shares and debtors। तो ये यहाँ पे डिबेंचर्स होगा। तो ये कुछ कैश इनफ्लो के एग्जांपल हैं। अब अगर आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखेंगे तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी इन्वेस्टिंग है एंड कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जैसे जब हम कैश सेल्स की बात कर रहे हैं या कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपकी कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। वहीं कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
या कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये चीज़ें क्या हैं, ये आपकी कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिर लोन एंड एडवांसेस रिसीव्ड, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनफ्लो हो गया या कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर हम आते हैं कैश आउटफ्लो पे। अब कैश आउटफ्लो क्या होता है, तो कैश परचेज यानी कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की, कोई स्टॉक परचेज़ किया, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लोन एंड एडवांस रीपेड, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो यहाँ भी हम तीनों एक्टिविटीज़ को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम कहें तो कैश परचेज, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, ये चीज़ें क्या है हमारी, ये कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। वहीं अगर हम कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई या कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर हम आते हैं लोन एंड एडवांसेस गिवन, लोन एंड एडवांसेस रीपेड, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये हमारे कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गए। अब देखिए कैश फ्लो अंडर 3 हेडिंग्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। कैश की मीनिंग देख लीजिए, इट कंप्राइजेज ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और कैश एट बैंक। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने आपको क्लास में भी बताया था। इट ऑल्सो नोन एज मार्केटेबल, मतलब it's also included at marketable security that are readily convertible into the known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value. Ab operating activity are the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing or financing। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग या रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, all activities which results in change in size and composition of owner's capital and borrowings of the enterprise from other sources। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। कैश इनफ्लो क्या क्या हो सकता है, अब दो कैटेगरीज हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनी एंड फाइनेंशियल कंपनी, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के कैश इनफ्लो क्या हो सकते हैं, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन एंड फीस एंड रॉयल्टी। और वहीं अगर हम फाइनेंशियल कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो हो गया। जब हम कैश आउटफ्लो की बात करते हैं तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ में आउटफ्लो क्या हो गया, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स पेड एट्सेट्रा, ये हमारे कैश आउटफ्लो हो गए। वहीं फाइनेंशियल कंपनी में क्या होते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखिए क्या क्या कैश इनफ्लो होता है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये कैश इनफ्लो हो गए जहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है। कैश आउटफ्लो क्या हो गया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स एट्सेट्रा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आते हैं कैश आउटफ्लो पे, पेमेंट फ्रॉम लोन, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट फॉर बायबैक शेयर्स, इनकम टैक्स एंड
डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। आप कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, हम कह सकते हैं कुछ बेसिक नोट्स हैं। सबसे पहली चीज़, डिविडेंड पेड, it is always be the part of financing activity whether it is a financial company or non-financial company, because every company has its own share capital on which dividend is to be paid to their own shareholder। हमेशा आपको ध्यान में रखना है, डिविडेंड पेड अगर दिया है तो वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। जनरली ये छोटी छोटी चीज़ें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है वेदर इट इज़ अ फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी। डिविडेंड पेड इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? क्यों होती है? क्योंकि हर कंपनी का अपना शेयर कैपिटल होता है और उस पर्टिकुलर शेयर कैपिटल पे अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है। फिर रेंट रिसीव्ड पे हम आते हैं। अब रेंट रिसीव्ड क्या होता है? इफ़ द बिजनेस इज रिलेटेड टू रियल स्टेट और प्रॉपर्टी ग्रुप, it considered to be a part of operating activity. If it is any other business, it is considered to be as non-operating income and minus back from net profit before tax। यहाँ आपको इसको ध्यान से समझना है। रेंट रिसीव्ड, अब क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि अगर जो क्वेश्चन दिया है वो ऐसी कंपनी का है कि जो रियल स्टेट में डील कर रही है या प्रॉपर्टी ग्रुप है, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में रेंट रिसीव्ड उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर कोई अदर बिजनेस है तो वहाँ पे हम इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और हम नेट प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे। फिर आते हैं रेंट पेड, इट इज़ ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट पेड कभी भी होगा तो ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा एंड हम इसको ऐड बैक करते हैं नेट प्रॉफिट में। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट इज़ एन अमाउंट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। ये हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। जैसे हमारा रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी ये हमारे पर्टिकुलर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड जनरली इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, तो इसको हम माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट से। इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, इट विल ऑल्सो बी शोन अंडर इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके एडजस्टमेंट में दिया है तो आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसीव्ड है यानी आपको कैश का इनफ्लो हो रहा है। अब डिविडेंड रिसीव्ड, अब इसका भी ट्रीटमेंट जैसे इंटरेस्ट रिसीव का ट्रीटमेंट है, सेम ट्रीटमेंट होता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो माइनस हो जाएगा, और अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आप इसको क्या कर देंगे? आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में शो करेंगे। गुडविल, अब गुडविल को आपको ध्यान से समझना है। इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ गुडविल इन द करेंट ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज परचेज ऑफ गुडविल। अब अगर गुडविल जो है आपका करेंट ईयर में इंक्रीज़ हो रहा है और प्रीवियस ईयर में कम था, तो यहाँ पे ये परचेज ऑफ गुडविल हुआ। इसका मतलब आपने गुडविल परचेज करी है, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा और हम इसको कहाँ शो करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ गुडविल, कंसिडर्ड टू बी एज एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। और वहीं अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो ये एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की वैल्यू कम हो गई, और इसको हम कहाँ शो करेंगे? ये हमारे नेट प्रॉफिट में वापस से ऐड होगा। क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने पहले भी बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो हुआ, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और ये नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा। और वहीं अगर लॉस ऑन सेल हो रहा है तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ये नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे।
अभी हम सबके दिमाग में आ रहा होगा कि हम नेट प्रॉफिट में से क्यों इनकम माइनस कर रहे हैं या एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं। जब हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम ये चीज़ आपको क्लियर करेंगे। इंटरेस्ट पेड इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, तो फाइनेंसिंग कंपनी है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस होगा, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो नेट प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक हो जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं तो ये भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, लेकिन इनको हम एनपी यानी नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, एज वेल एज हम इनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो की तरह भी ट्रीट करेंगे, इनको हम आउटफ्लो में भी शो करेंगे। आई होप यहाँ तक कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। बेसिकली हमें इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ना है। हम अलग अलग सारे फॉर्मेट आपको बताएंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। उसके बाद हम फुल फ्लैश क्वेश्चन पे आएंगे। तो अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, सबसे पहले एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ईआई का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या इवेंट्स क्या होते हैं, वो सभी इवेंट्स जो अचानक से होते हैं या वो बिज़नेस या रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहे जाते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमें कैश फ्लो बनाना है तो कैश फ्लो में हम सिर्फ कैश आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये कैश के ही बेसिस पे चलता है तो कैश को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम वापस से ऐड करते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट क्या है, क्रेडिट ऑफ अप्रोप्रिएशन आइटम ऑफ प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी आपके होंगे, जैसे आपका इंटरेस्ट पेड हो गया, रेंट पेड हो गया, या गुडविल अमोर्टाइजेशन हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड हो गया, तो या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गए, ये सभी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इनको हम वापस से नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। वहीं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं। यहाँ जनरली एक टर्म और आता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश आइटम्स। तो नॉन कैश आइटम में जनरली क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, वो नॉन कैश आइटम होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आप उसको वापस से ऐड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट में। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाता है, ये प्लस एंड माइनस करने पे हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिला वो हमारे वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का है। तो जब हम वर्किंग कैपिटल चेंज की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें हैं, डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स, डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था इनफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, ऐड होता है, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इज आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स हम समझते हैं। अब जैसे डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स। अब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ का स्टॉक था प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में आपके पास वो स्टॉक 7,000 है, यानी आपने 3,000 का स्टॉक सेल किया होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास कैश का इनफ्लो हुआ। क्लियर है, या आपके डेटर्स प्रीवियस ईयर में 15,000 थे एंड करंट ईयर में 12,000 हो गए, तो ये क्या बताता है कि आपके डेटर्स ने आपको 3,000 रुपीज़ पे किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। क्लियर है, और वैसे ही जब इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं, आपने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं तो आपका, या आपने लोन लिया है बैंक से तो आपके पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो इट इज़ अ इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इट सिग्निफाइज इनफ्लो ऑफ कैश। वैसे ही
इंक्रीज इन करेंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया, आपका स्टॉक प्रीवियस ईयर में 10,000 था, करेंट ईयर में 15,000 हो गया, यानी आपने और स्टॉक परचेज़ किया। जब आप स्टॉक परचेज़ करते हैं तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। या आपने अपने क्रेडिटर्स को पे किया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आपने क्रेडिटर्स को पे किया या आपने बिल्स पेबल को पे किया है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपने कैश में पेमेंट की तो आपको कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद हमें मिलता है कैश यूज्ड और जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यूज्ड कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारा नेगेटिव आंसर आता है या माइनस में आंसर आता है, देन इट सिग्निफाइज एज कैश यूज्ड। एंड अगर आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो वो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें से इनकम टैक्स को माइनस करेंगे एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये क्लियर है। अब देखिए, आइटम रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सम आइटम्स आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आर ऑलरेडी डेबिट फ्रॉम द प्रॉफिट, देयर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मस्ट बी नलिफाइड। जनरल रिजर्व, इसको हमें ऐड करना है, या रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व फंड, प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड और प्रोविजन फॉर डिविडेंड। अब अगर प्रोविजन फॉर डिविडेंड दिया है या प्रपोज डिविडेंड दिया है, तो अब जैसे यहाँ देखिए आपको केसेस दिख रहे हैं, 2015 में 40,000 एंड 2014 यानी प्रीवियस ईयर में 50,000। अब आपको एडजस्टमेंट दिया है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 50,000 था प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 40,000, यानी आपने पे किया है, तो 10,000 का जो आउटफ्लो हो रहा है ये क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। बट अब जो 15 में प्रोविजन है, दिस प्रोविजन इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट, तो ये एनपी में यानी नेट प्रॉफिट में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोबारा से इसको समझिए। प्रपोज डिविडेंड 2015 में दिया हुआ है 40,000 एंड 2014 में 50,000, तो 10,000 का जो पेमेंट हो रहा है वो क्या है, आउटफ्लो है। आउटफ्लो यानी कैश आपका जा रहा है, तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको माइनस कर देंगे। वहीं जो 40,000 का आपने 15 में प्रोविज़न क्रिएट किया है, ये हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। देखिए, जब हम इसका अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी कितना है, ये प्रीवियस ईयर का 50,000, एंड बैलेंस सीडी, केस 2 में हम आते हैं, बैलेंस सीडी जो है वो क्या है, 45,000, आप देख सकते हैं 45 एंड 50,000, एंड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 47,000, यानी हमारे पास जो प्रोविज़न था वो 45,000 का था एंड प्रीवियस बैलेंस हमारे पास 50,000 का था। क्लियर है। हमने जो पे किया वो कितना पे किया, 47,000, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 92,000 यहाँ हो गया। देन बैलेंसिंग फिगर यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे, 42,000, यानी जो हमारा बैलेंस बचा उसको हम शो करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी ये ऐड हो जाएगा। ठीक, अब वैसे ही थर्ड केस है, सेम है, 15 में 45,000 एंड 14 में 50,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको देखिए बैलेंस बीडी आपने लिख दिया एज इट इज़ 50,000 एंड सीडी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब जो हमने डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर किया है, यानी हमने डिविडेंड के लिए प्रोविज़न क्रिएट किया है, वो कितना है, 40,000 है। ठीक, तो अब क्या हो गया, जो बैलेंसिंग फिगर हो गया हमारा वो कितना हो गया, बाय बैंक टू बैंक 45,000। चलिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।